Class 6. Now today we will discuss chapter 13 of History, Ancient India, Contribution to Culture and Science. Ancient India has made unique contribution to science, literature, art and culture. In this chapter we will discuss about these achievements made by the Indians in the past. एंशियंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन साइंस लिटरेचर और आर्ट में बहुत अधिक रहा है। इस चैप्टर में हम पास्ट के इंडिया में जो अचीवमेंट हुए उस पर डिस्कस करेंगे। लिटरेचर, द वेदास एंड उपनिषद्स, द फर्स्ट एंड one of the most important contribution of ancient India in the field of literature were the four Vedas, Rig Veda, Samveda, Yajurveda, and Atharva Veda. The Vedas tell us about the religious beliefs and social environment of the Aryans. Rig Veda is the first Veda and is the heart of the entire Vedic knowledge. It contains 10,552 versas. Yajurveda contains hymns for oblation and contains 2000 versas. Samveda has hymns for singing and contains 200 versas. Atharvaveda has 6000 versas of rituals and rites. It also includes the Upanishads, which contain deep knowledge of the universe, humanity, ultimate truth, and are treasured as one of the richest literature of the world. The Upanishads contains teaching by the celebrated teachers to their selected disciples. They are in form of dialogues between the teachers and the students. It is said that there are more than 100 Upanishads. Out of them, 10 principles Upanishads are Isha, Kena, Katho, Prashna, मुंडका, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, चांदोग्य, बृहदारण्यक. Most Indian philosophy is based on the high level of thought taught by Upanishads. Then there are Puranas, which tell us about the family tree of gods, rishis, and royal families. They give us information in the form of ancient tales about the origin of universe and a detailed description of the earth. There are 18 Puranas which enrich our literature heritage. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदास और उपनिषद पर। तो अगर देखा जाए तो 4 वेदास रहे हैं एंशिएंट लिटरेचर में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों से हमें धार्मिकता के बारे में पता चलती है कि पुराने समय में आर्यंस जो थे वो किस वातावरण में धार्मिकता का कैसे पालन करते थे। और ऋग्वेदा जो है ये सबसे प्रथम वेद माना जाता है। और अगर वैदिक ज्ञान लेना है तो वैदिक ज्ञान का ये हृदय माना जाता है। और इसमें 10,552 श्लोक्स हैं। यजुर्वेदा भी श्लोकों पर है और इसमें भी 2000 वर्सास हैं। सामवेदा की बात की जाए तो ये जो है विशेषकर सिंगिंग के लिए है, इस संगीत में इसमें लिखा हुआ है और 2000 इसमें भी वर्सास हैं। हालांकि यजुर्वेदा में सैक्रिफाइस के बारे में बताया गया है, बलिदान के बारे में बताया गया है, ऑफरिंग के बारे में बताया गया है। अथर्ववेदा जो है में 600 वर्सास हैं, रिचुअल्स और राइट्स के बारे में इसमें बताया गया। और इसी के साथ साथ उपनिषद भी हैं। उपनिषद से हमें डीप नॉलेज मिलता है यूनिवर्स के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, सत्य के बारे में। और हमारा लिटरेचर जो है ये इसका बहुत रिचेस्ट लिटरेचर है उपनिषद। तो उपनिषद में जो है
इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है और इसमें टीचर और स्टूडेंट से जो है संवाद इसको बताए गए हैं। 100 उपनिषद के ऊपर हमारे यहाँ है, 108 उपनिषद हैं, जिसमें कि 10 मेन माने जाते हैं। ईशा, केना, काठो, प्रश्ना, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, चांडोक्य, बृहदारण्यक, ये सब 10 मेन माने जाते हैं। और जितनी भी इंडिया का दर्शन है, इसमें इंडिया का दर्शन पूरी तरीके से उपनिषदों के आधार पर ही बनाया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि पुराण जो है ये हमें बताते हैं कि गॉड की फैमिली ट्री क्या है। ऋषि, रॉयल फैमिलीज इसके बारे में बताते हैं। ये हमें बताते हैं, ये सूचना बताते हैं, ये बताते हैं कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे, उनका धार्मिकता के प्रति क्या रुझान था, क्या सोच थी, यूनिवर्स कैसे होता था, अर्थ के बारे में बताते हैं। टोटल 18 पुराण थे। हमारे वैदिक लिटरेचर की अगर बात की जाए तो बहुत ही महान है, जिसमें कि 4 वेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण, इन पर पूरा भारतीय दर्शन निर्भर करता है। The epics, the 2 epics, Ramayana and Mahabharata, are another priceless literature contribution of ancient India. The Buddhist and Jain texts are also important religious literature of ancient India. The Jatak tells and Panchatantra tells about the people and society and give us lessons about the nature of man and how he reacts to different situations and circumstances. These stories have a moral lesson which are relevant to us even today. 2 महाकाव्य माने जाते हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत, जिससे प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट भी बहुत धार्मिक लिटरेचर अच्छे माने जाते हैं। जातक टेल्स और पंचतंत्रा हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में बताते हैं, सिचुएशन के बारे में बताते हैं। इन स्टोरीज से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। सोशल लिटरेचर, फेमस क्रिएटिव वर्क्स ऑफ राइटर्स लाइक कालिदास, शूद्रक, बाणभट्टा, भाष, etc. also belong to ancient period. Arthashastra, Dharmasutra by Kautilya give us clear idea about the rules and regulations, economy and social regulations of ancient India. The Tamil texts are called Sangam literature, give us a lot of information about the society and culture of Tamil region. Foreign accounts by travelers and scholars like Fayan and Wensang and accounts of Greek ambassador Megasthenes through Indica give us a unique insight into Indian society and culture from the point of view of foreigners. अगर सेकुलर लिटरेचर की बात की जाए तो कई राइटर का नाम आता है इसमें। कालिदास, शूद्रक, बाणभट्टा, भास, इन्होंने कई सारे प्राचीन भारत के बारे में काफ़ी कुछ इसमें इनके लिटरेचर में मिल जाता है। अर्थशास्त्र और धर्मसूत्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें उस समय के रेगुलेशंस, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में पता चलता है। तमिल लिटरेचर की बात की जाए तो संगम लिटरेचर से हमें काफ़ी कुछ उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। फॉरेन अगर लिटरेचर की बात की जाए तो फॉरेन जो कई राइटर आए जिसमें वेनसांग, फाहयान, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। एक ग्रीक एम्बेसडर का नाम आता है मेगास्थनीज, जिन्होंने कि इंडिका लिखा, जिन्होंने कि भारत के बारे में, यूनिक भारत, अद्भुत भारत, इन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया। ये विदेशी जो आए इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, द हाईली पॉलिश्ड पिलर्स ऑफ मौर्यन पीरियड माउंटेड विथ स्टेचू ऑफ एनिमल्स, द गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, द अजंता पेंटिंग्स, द टेम्पल्स built by Pallavas and Chalukyas are some of
magnificent example of art and architecture of ancient India. The stupas and viharas associated with Buddhism are also rich example of ancient Indian art. There in a small box placed in the place at the center of stupa, which contains precious stones, coins, and bodily remains of Buddha or his disciples. A path is laid around the stupa called Pradakshina, which was surrounded by railings. That is an additional features of Sanchi stupa. The Ashokan pillar are famous for their shining polish. These pillars are mounted by statue of animals. One of them, the lion capital from his Ashokan pillar of Sarnath, has been adopted as national emblem of India. The cave temple of Ajanta and famous Ajanta paintings are magnificent example of Indian art heritage. Their themes were based on stories and tales associated with Buddhism. These paintings are lifelike and the brilliance of their color has not faded even after 14 centuries. The Kailas Nath temple at Ellora, carved out of single rock, is outstanding work of art from ancient India. In Mahabalipuram, the Pallavas made the Ratha temples by cutting and carving granite builders. The Pallavas also made magnificent temples and stones and bricks like Sor temple at Mahabalipuram and the temple at Kanchipuram. Most of the Hindu temples made in ancient India had the central sanctum known as Garbhagriha, where the image of deities such as Shiva, Vishnu, or Durga were placed. The priests performed religious rituals in Garbhagriha. The devotees also offered worship to the deities in Garbhagriha. Generally, a tower known as Sikra was made up top of Garbhagriha. Building stupas and temples was an expensive affair, so the kings and queens spent money from their treasury to build their structure. आर्ट और लिटरेचर पर अगर बात की जाए तो बहुत हाईली पॉलिश्ड पिलर मौर्यन पीरियड में होते थे और इसमें स्टेचू भी बनी होती थी एनिमल्स की। जैसे बात की जाए गंधारा आर्ट या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अजंता पेंटिंग्स अगर आप देखिए, या फिर टेम्पल्स जो पल्लवाज या चालुक्याज के द्वारा बनाए गए, उसमें भी कई सारे ऐसे आर्ट और लिटरेचर का प्रयोग हुआ प्राचीन भारत में। स्तूपाज और विहाराज की बात की जाए तो ये बौद्ध रिलीजन्स में माने जाते हैं और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्राचीन भारतीय कला का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई सारे स्मॉल बॉक्सेस स्तूपाज में बनाए गए, जिसमें कई सारे बहुत कीमती पत्थर लगाए गए, कई सारे कॉइन्स इसमें यूज हुआ। और इसके इन स्तूपाज में एक पाथ होता था जिसको कि प्रदक्षिणा कहा जाता था और इसके चारों ओर एक रेलिंग होती थी जो कि सांची के स्तूप का एक विशेष फीचर कहा जा सकता है। अशोकन पिलर की बात करें तो ये इस पे बहुत शाइनिंग पॉलिश हुई है। ये पिलर जो है इस पे कई जगह एनिमल के स्टेचू भी बनाए गए हैं, जिसमें कि एक है लायन कैपिटल जो कि अशोकन पिलर सारनाथ में है और इसको हमारा नेशनल एम्बलम भी बनाया गया है। अगर केव टेम्पल की बात की जाए तो अजंता इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण कहा जा सकता है, जो कि इंडियन आर्ट की एक विरासत कही जा सकती है और ये थीम स्टोरीज भी बताती है, इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। और इसी के साथ अगर पेंटिंग्स की बात की जाए तो ये पेंटिंग्स में जो कलर यूज हुए हैं 14 सेंचुरी तक अभी तक फेडेड नहीं हुए हैं। अगर बात की जाए कैलाश नाथ टेम्पल जो एलोरा में है, ये सिंगल रॉक पे बनाया गया है, सिंगल रॉक पे ये बनाया गया है। महाबलीपुरम की बात की जाए तो इसको पल्लवाज के द्वारा यहाँ रथ टेम्पल बनाया गया है जो कि कटिंग करके ग्रेनाइट से बनाया गया है। और पल्लवाज का ये जो अगर एग्जाम्पल आप देखें तो उनकी इस कला का कोई जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है और इस टेम्पल में कई ऐसे स्टोन्स यूज हुए हैं और कई ऐसी ब्रिक्स यूज हुई है महाबलीपुरम में, जो कि आज भी महत्वपूर्ण है। कांचीपुरम में भी ऐसा देखने को मिलता है। और ज़्यादातर हिंदू टेम्पल जो प्राचीन भारत के रहे हैं उसमें गर्भगृह भी होता था, जिसमें कि कई डेटीज लाइक भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, माता दुर्गा की कई सारी ऐसी इमेज आपको मिल जाएंगी।
जिसमें कि प्रियस्ट पुजारी होते थे जो कि वहाँ पे पूजा पाठ करते थे गर्भगृह में, और इसके साथ साथ शिखर होता था, शिखर का मतलब टॉप का हिस्सा कहा जाता था, और कई सारे स्तूपाज और टेम्पल प्राचीन भारत की ये अनोखी और बहुत मूल्यवान विरासत है। साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। Astronomy, medicine, and mathematics made great progress in ancient India. In the field of mathematics, the Indians made three special contributions: the numeration system, decimal system, and use of zero. The Arab traders learnt these concepts from India and spread them to Western world. Aryabhatta, the famous mathematician and astronomer, discovered the cause of solar and lunar eclipse. The circumference of Earth that he measured is considered to be correct even now. He pointed out that the sun is stationary and Earth revolves around it. He wrote a book called Aryabhatyam, in which he described his astronomical and mathematical theories. In medicine, Indian physicians could diagnose disease and prescribe medicines for their cure. The two famous physicians of ancient India were Susrut and Charak. Susrut had written about surgery. Charak, in his book Chanakya Samhita, has described various kinds of disease including leprosy and tuberculosis. His book contains the names of large number of plants and herbs to be used as medicines. अब बात करते हैं हम साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन के बारे में। एंशिएंट टाइम में कैसी थी एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स? प्राचीन भारत में इसकी बहुत प्रोग्रेस थी। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसमें मुख्य तीन योगदान माने जाते हैं। एक तो न्यूमरेशन सिस्टम यानी नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और यूज ऑफ जीरो। ये भारतीयों की ही देन है। अरब ट्रेडर्स ने यहां से सीखा ये सब चीजें, ये कॉन्सेप्ट यहां से ही सीखा उन्होंने, और ये यहां से ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्होंने फैलाया। आर्यभट्टा की बात की जाए तो ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे। इन्होंने ये डिस्कवर किया कॉज ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, कि क्या कारण है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। और इन्होंने ये भी बताया कि अर्थ अपनी सरकमफेरेंस में चारों तरफ चक्कर लगाती है, अर्थात पृथ्वी अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। इनकी एक बुक है आर्यभट्टियम, इसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिक्स थ्योरीज को भी डिस्क्राइब किया है। अगर मेडिसिन, औषधि में बात की जाए तो इंडिया के दो वैद्यों का नाम बहुत ज़्यादा आता है, जिन्होंने कि डायग्नोस करना, डिजीज के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा, उनके उपचार के बारे में भी लिखा। इसमें दो का नाम आता है, एक तो सुश्रुत और एक चरक। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक में सर्जरी के बारे में बताया कि सर्जरी कैसे की जाती है। चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में कई बीमारियों के बारे में बताया, जिसमें कि उनकी एक बीमारी लेप्रेसी, कोढ़, और ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप टीबी कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। ये बीमारी है, इसका उपचार क्या है, इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। और कई सारे ऐसे प्लांट यानी कई सारी ऐसी औषधियाँ बताई, कई सारे ऐसे पौधे बताए, जड़ी बूटियाँ बताई, जिसके द्वारा कि जो है इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। The ancient Indians were craftsmen. The Indian dyers invented lasting colors. They also discovered the blue color. It is unique that the colors used in Ajanta paintings still evoke our admiration. Indians were great experts in making of steel also. Indian steel was exported to many parts of world. No other country in the world could manufacture steel swords like that Indian craftsmen. अगर प्राचीन भारत की बात की जाए तो प्राचीन भारतीय जो थे वो बहुत क्राफ्ट्समैन भी थे, और कई सारे रंग उन्होंने खोज की थी, जिसमें कि एक रंग है ब्लू कलर, नीला कलर, भारतीयों की ही खोज है। और इस कलर का यूज अजंता पेंटिंग में भी किया गया है। अजंता पेंटिंग में इस ब्लू कलर या नीले कलर का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। और भारतीय जो थे ये स्टील बनाने की भी कला इनको उस समय आती थी। प्राचीन भारत में ये मिलता है, प्राचीन भारत की कई पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। और प्राचीन भारत की जो स्टील थी ये भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती थी, अर्थात भेजी भी जाती थी।
कोई दूसरा ऐसा कंट्री नहीं था जो कि भारत की टक्कर की तलवार बना सकता था। भारतीय बहुत अच्छी क्वालिटी की तलवार बनाने के एक्सपर्ट थे। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये। चैप्टर को पूरा ध्यान से सुनिएगा इसका वीडियो, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक